कभी कभी सियासत में कुछ ऐसा होता है जो नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी कह जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी जिसकी जड़ें किसी इलाके में 30 साल पुरानी हो, वो सिर्फ एक चुनाव में लगभग गायब हो जाए? आज हम आंकड़ों की मदद से ठीक इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है, ये लोकतंत्र में भरोसे के बनने और बिखरने की कहानी है। हमारी ये पड़ताल हमें लेकर चलती है मेघालय के राजाबाला विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और उनकी रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, वो मिलकर एक ऐसी राजनैतिक हकीकत बनाती है जिसमें पूरे देश के लिए एक गहरा सबक छुपा है। तो आगे का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम राजाबाला के माहौल और वहां के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, फिर उस हैरान करने वाले चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे, इतिहास में जाकर अस्थिरता के पैटर्न को पहचानेंगे, फिर हम समाधान पर आएंगे। एक मजबूत वापसी के लिए रणनीति के 4 स्तंभ क्या हैं, उस रणनीति को 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए, और सबसे आखिर में इस सब का असली मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो उसका पहला नियम है वहां के लोगों की जिंदगी को समझना, क्योंकि सियासत किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि वहां के खेतों में, सड़कों पर और लोगों के घरों में होती है। तो राजाबाला की जमीनी हकीकत क्या है? ये मेघालय का मैदानी इलाका है और यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है बाढ़। हर साल नदियां आती हैं और सिर्फ फसलें नहीं, लोगों की उम्मीदें भी बहा ले जाती हैं। यहाँ का समाज भी बड़ा दिलचस्प है। मुस्लिम, गारो, हाजोंग कई समुदाय एक साथ रहते हैं और उनकी मांगें बहुत सीधी हैं। बाढ़ से बचाने के लिए एक तटबंध, युवाओं को नौकरी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और ठीक-ठाक सड़कें। अब आते हैं साल 2023 के चुनाव पर। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं था, ये अपने आप में एक राजनैतिक पहेली थी, और हर अच्छी पहेली की तरह इसके जवाब भी आंकड़ों में ही छिपे थे। पहला सुराग, ये नंबर है 92.4%। ये राजाबाला का वोटर टर्नआउट था। 92% से भी ज्यादा। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत बहुत ज्यादा है। ये आंकड़ा साफ साफ कहता है कि यहाँ के लोग अपने वोट की कीमत जानते हैं। तो समस्या लोगों की बेरुखी तो बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा 10। 2023 के चुनाव में जीत और हार का फैसला सिर्फ 10 वोटों से हुआ। आप सोचिए, महज 10 वोट। एक बड़ा परिवार या एक छोटे मोहल्ले के वोटों ने उम्मीदवार की किस्मत तय कर दी। यहाँ हर एक वोट सचमुच मायने रखता है। अब जरा इन नतीजों पर नजर डालिए। AITC और NPP के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर थी, लेकिन असली कहानी इस टेबल में सबसे नीचे लिखी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे मिले सिर्फ 0.58% वोट। इसे इस तरह से देखिए, 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला और कांग्रेस के खाते में आए मात्र 193 वोट। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये राजनीतिक जमीन का पूरी तरह से खिसक जाना था। एक ऐसा पतन जो बताता है कि सिस्टम में कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो पार्टी जो इस इलाके में 3 दशकों से मौजूद हो, यहाँ से चुनाव जीत चुकी हो, वो अचानक सिर्फ 193 वोटों पर कैसे सिमट गई? इसका जवाब किसी एक नेता या उम्मीदवार में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में खोजना होगा। जब हमने इसका विश्लेषण किया तो 4 बड़ी वजहें सामने आईं। पहला, संगठनात्मक पतन। मतलब चुनाव के दिन बूथ पर बैठने के लिए पार्टी के पास एजेंट तक नहीं थे। दूसरा, इस खालीपन को AITC और NTP जैसी पार्टियों ने बड़ी तेजी से भर दिया। तीसरा, पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कोई कहानी नहीं थी कि वो बाढ़ या नौकरियों के लिए क्या करेगी। और चौथा, जब जमीन पर कार्यकर्ता ही न हो तो आप अपने समर्थकों को घर से पोलिंग बूथ तक लाएंगे कैसे? ये बातें किसी भी दल के लिए एक चेतावनी है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद कितना जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब एक रात में नहीं हुआ। 2030 के इस पतन की गूंज इतिहास में पहले से सुनाई दे रही थी, और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए अतीत के इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 90 के दशक में कांग्रेस 41% के साथ शिखर पर थी, लेकिन 2013 में 8% पर आकर पहली बड़ी चेतावनी मिली। हाँ, 2018 में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और चुनाव जीता भी, लेकिन 2023 में वो कनेक्शन फिर से टूट गया और नतीजा हम सबके सामने है। ये उतार चढ़ाव बताते हैं कि यहाँ की सियासत कितनी नाजुक है।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये राजाबाला के वोटर का साफ संदेश है। उनका कहना है, आपका झंडा या आपका इतिहास देखकर हम वोट नहीं देंगे। हमारा वोट एक भरोसा है और उस भरोसे को जीतने के लिए आपको हर चुनाव में हमारे दरवाजे पर आना होगा, हमारी समस्याओं को सुनना होगा और उसे बार बार कमाना होगा। तो जब सब कुछ बिखर चुका हो तो फिर से शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी राजनीतिक दल के लिए जमीन से दोबारा उठ खड़े होने का रोड मैप क्या होता है? अब हम समस्या के विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इसे समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्मुख सिद्धांत। इसे आप एक मेज के 4 पायों की तरह समझिए। अगर एक भी पाया कमजोर हो या बाकी 3 के साथ तालमेल में ना हो तो पूरी मेज गिर जाती है। राजनीति में भी सफलता के लिए इन 4 चेहरों का एक साथ एक ही दिशा में काम करना बेहद जरूरी है। तो ये हैं वो 4 चेहरे। पहला, चुनावी चेहरा, यानी क्या आप जानते हैं कि आपके इलाके के किसान क्या चाहते हैं और युवा क्या चाहते हैं। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, क्या हर गांव में आपके 10 कार्यकर्ता हैं जो आपकी बात घर घर पहुंचा सके। तीसरा, कथात्मक चेहरा, यानी वो एक सीधी सच्ची कहानी जो बाढ़ से परेशान किसान को भी समझ आए और नौकरी ढूंढ रहे नौजवान को भी अपनी लगे। और चौथा है संसाधन चेहरा, इन सब कामों के लिए सही समय, ऊर्जा और पूंजी का प्रबंधन। अच्छा, सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर काम कैसे होगा? ये 90 दिन की योजना उसी सवाल का जवाब है। ये दिखाती है कि कैसे चतुर्मुख सिद्धांत को एक ठोस एक्शन प्लान में बदला जा सकता है। इस प्लान के 3 सीधे साधे चरण हैं। पहले 30 दिन सिर्फ सुनने के हैं, घर घर जाना, लोगों की समस्याएं समझना और अपनी बूथ कमेटी फिर से बनाना। अगले 30 दिन गहनता के हैं। अब आपके पास एक संदेश है, उसे नुक्कड़ सभाओं और पर्चों के जरिए हर गांव तक पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन लामबंदी के हैं, ये सुनिश्चित करना कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने जरूर आए। लेकिन चलिए एक पल को सोचते हैं, क्या सिर्फ चुनाव जीत जाना ही सब कुछ है या ये बस एक शुरुआत है? कोई भी राजनीतिक अभियान सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। राजनीति का असली मकसद तो जनादेश मिलने के बाद शुरू होता है। यही असली परीक्षा है, चुनावी नारों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को पाटना। अगर आपने बाढ़ से बचाने का वादा किया है तो लोगों को तटबंध दिखना चाहिए। अगर नौकरियों का वादा किया है तो स्किल सेंटर खुलना चाहिए। शासन का मतलब है लोगों की गरिमा का सम्मान करना, और जब आप लोगों की सेवा के लिए उनका डेटा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सहमति और निजता का सम्मान करना भी आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब वोटों की गिनती खत्म होती है तो क्या एक नेता का काम खत्म हो जाता है या असल में वहीं से शुरू होता है? क्योंकि जनादेश मंजिल नहीं, एक जिम्मेदारी की शुरुआत है, और यही राजनीति से परे असली उद्देश्य है। अगर आप एक जन नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 2041 602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।